मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि यहां पर लगातार ट्रेनिंग चल रही थी और ऐसे में पुलिस बेखबर कैसे है? क्या पुलिस को इस बारे में जानकारी नहीं थी? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और अब जब यह मामला खुल गया है और इसके कनेक्शन जो हैं वो कई राज्यों से निकल कर आ रहे हैं, जिसमें तमिलनाडु से लेकर अलग अलग राज्य हैं, तो जरा बताइए कि अब इसकी जांच कैसे विस्तार में की जा रही है? क्योंकि लाजमी है इससे जुड़े कई और लोग होंगे। अभी तो 2 गिरफ्तारी हुई है, दोनों भाई हैं, एक रिटायर्ड दारोगा उसमें है, लेकिन अब इसके तार कहां कहां से जुड़ रहे हैं, किस किस एंगल पर जांच की जा रही है, जरा दर्शकों को समझाइए हमारे, क्योंकि केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ये हम दिखा रहे हैं कि यहां कनेक्शन थे इनके। जी बिल्कुल, जो पुलिस को जो जांच अभी तक चल रही है उससे ये पता चला है कि पिछले 15 दिनों से जो है लगातार यहाँ पर जो अनजान लोग हैं, जो कि इस इलाके के नहीं रहने वाले हैं, पटना के नहीं हैं, वो इस घर पर पहुंच रहे थे, जो कि अहमद पैलेस जो है एक बिल्डिंग है जिसे कि आतंक की पाठशाला बताया जा रहा है। और जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि उन लोगों ने ऐसे लोगों को पहले कभी नहीं देखा था इस इलाके में, यानी कि तार जो है इन विभिन्न राज्यों से जुड़े हुए हैं। अब सवाल उठता है कि पटना पुलिस को इसके बारे में जानकारी नहीं मिली, तो ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं एक फेलियर पटना पुलिस का भी होगा कि प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है और उन्हें 10 तारीख तक कह लीजिए उनके पास जानकारी नहीं है कि इस तरीके की जो है आतंक की पाठशाला चल रही है। एयरपोर्ट जहां पर पटना एयरपोर्ट जहां पर प्रधानमंत्री आने वाले थे, उससे महज 2 किलोमीटर की दूरी पर ये पूरा जो है वो आतंकी फैक्ट्री चल रही थी। तो ये एक गंभीर कह सकते हैं एक फेलियर भी है पटना पुलिस की। लेकिन हाँ, इंटेलिजेंस ने जब जानकारी दी तो कार्रवाई की गई है और लोगों को गिरफ्तार किया गया, बड़े मॉड्यूल को भी जो है उसका भंडाफोड़ किया गया और प्रधानमंत्री का दौरा जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो निपट गया। लेकिन आपको मैं एक चीज और बताऊंगा, 2047 तक जो इस्लामिक नेशन बनाने की बात है उसके जो दस्तावेज है उसमें कुछ ऐसी बातें भी लिखी गई हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को ये देखना होगा कि जो हिंदू नेता है, जो हिंदू हैं और खासकर आरएसएस से जुड़े हुए नेता हैं, उनके बारे में एक डेटाबेस मेंटेन किया जाए। वो कहां जाते हैं, क्या करते हैं, ये समय समय पर इस डेटाबेस को और ये बहुत किया जाए ताकि बड़ी बात आप बता रहे हैं 2047 तक जो है। बिल्कुल, ये इसी बात को लेकर सवाल मैं अरविंद से पूछूंगा। अरविंद, पाकिस्तान, बांग्लादेश और टर्की, ये 3 मुल्क ऐसे हैं जहां से कहा जा रहा फंडिंग आएगी। और जो बात यहां पर रोहित कह रहे हैं कि देखिए आरएसएस से जुड़े नेता और बीजेपी से जुड़े नेताओं को लेकर एक डेटाबेस बनाने की बात कही गई थी कि ये क्या करते हैं, कहां जाते हैं, इनके बारे में जानकारी रखी जाए। यानी कुल मिलाकर इनसे जुड़े जितने भी लोग हैं सभी की जान पर खतरा भी बरकरार था। तो कुल मिलाकर साजिश तो बहुत बड़ी है, इंटरनेशनल साजिश नजर आ रही है। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल साजिश नजर आ रही है शुभांकर। और अगर दस्तावेज जो रिकवर हुए वो आज तक के पास मौजूद भी हैं, उसको जो पढ़ा एजेंसी पढ़ भी नहीं है, लेकिन उसमें जो बातें लिखी हुई हैं वो बेहद गंभीर है। और आपको बताऊं, बिहार और झारखंड ब्रीडिंग ग्राउंड रहा है सिमी का, खास तौर पर बात करें या चाहे दरभंगा मॉड्यूल की बात करें। और पीएम मोदी के 2013 की रैली का मैं बार बार जिक्र करना चाहूंगा, जिस तरह से अटैक किया गया, वेल प्लान्ड अटैक था, उसमें भी सिमी के लोग ही एक्टिव थे। उस दौरान भी ये बात सामने आई थी और कि आरएसएस और बीजेपी के लीडर्स पर अटैक किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों की बात की जाए, चाहे उदयपुर में जो घटना हुई, चाहे अमरावती में जो घटना हुई, उसके बाद अगर ट्रेनिंग दी जा रही है एक कमरे में जिसमें केरल से और तमाम दूसरे स्टेट से लोग आ रहे हैं और जिसमें बाकायदा ये पटना पुलिस दावा कर रही है कि उनके पास एविडेंस के तौर पर सीसीटीवी फुटेज भी है, साथ ही साथ सीज डॉक्यूमेंट्स भी हैं, जिसमें 2047 तक इस्लामिक स्टेट बनाने की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश किया जा रहा है कुछ लोगों के जरिए, जिसमें 2 तो गिरफ्तार हुए, जिसमें अथर परवेज जो सिमी का न सिर्फ सदस्य है, उसका भाई वो आतंकी गतिविधियों में गिरफ्तार भी हो चुका है, बल्कि उसने खुलासा भी किया कि जो जेल में टेररिस्ट है उसकी बाकायदा पैरोकारी भी कर रहा था वो कोर्ट की सुनवाई में। तो इस तरह के तमाम चीजों का सामने आना एक गंभीर सवाल जरूर पटना पुलिस पर भी खड़े करता है, लेकिन ये गंभीर खतरा भी है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स शुभांकर मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं उसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है इनकी प्लानिंग की आने वाले दिनों में क्या क्या करना है। और मैं आपको बताऊं कि दरअसल इंटेलिजेंस ब्यूरो को टिप कैसे मिली इस पूरे मामले की। 11 जून को पटना पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की थी। पटना पुलिस ने स्यू मोटो लेते हुए, क्योंकि व्हाट्सएप पर एक पंफलेट को वायरल किया जा रहा था जिसमें लोगों को भड़काया जा रहा था, नूपुर शर्मा
के विवादित बयान के आधार पर और घर से सड़क पर निकलने के लिए कहा जा रहा था, वो एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद चूंकि प्रधानमंत्री की विजिट थी 12 जुलाई को, इसलिए इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम एक्टिव हुई और इसी दौरान उनको ये जानकारी मिली कि यहाँ पर ये ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर तलवार चलाने की, चाकू चलाने की, बम चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। और जब वहाँ पर पटना मैं आ रहा हूं, अरविंद, पुलिस मारा तो चौंक गए क्योंकि डॉक्यूमेंट्स रिकवर हुआ है जिसमें बिल्कुल। अरविंद, यहाँ पे कुछ रोहित कुछ कहना चाह रहे हैं। रोहित, आप अपनी बात को रखिएगा, साथ ही एक सवाल भी मैं आपसे ऐड ऑन कर दे रहा हूं। हाँ, आप बात रखिएगा अपनी। एक सवाल और ऐड ऑन कर दे रहा हूं, ये कब से चल रहा था यहाँ ट्रेनिंग सेंटर, इस बारे में कोई जानकारी आई है? और जो ये एनजीओ है, इससे कौन कौन लोग जुड़े हैं, कौन कौन से लोग आगे से फंड कर रहे थे, क्या उनके बारे में, संस्थाओं के बारे में कोई जानकारी? देखिए, एक बात तो सामने आई है कि कई सारे जो इस्लामिक देश हैं जो कि फ्रेंडली नेशंस हैं, वो पीएफआई का जो डॉक्यूमेंट है 2047 तक कैसे इस्लामिक नेशन बनाया जाए, उसमें लिखा है कि फ्रेंडली नेशंस है जो है उनको फंडिंग हो रही थी। और खासकर इसमें एक चीज और लिखा हुआ है कि जब भारत के साथ फाइनल शोडाउन होगा तो उस वक्त हमें सिर्फ पीएफआई काडर पर ही भरोसा नहीं करना पड़ेगा, जो उनके जो मेंबर्स हैं, हमें कई सारे इस्लामिक कंट्रीज जो हैं उनकी भी मदद लेनी पड़ेगी, जो फ्रेंडली नेशंस हैं। और उसमें साफ तौर पे तुर्की का जिक्र किया गया है। नहीं तो ये फ्रेंडली नेशन में कौन कौन से देश हैं, एक बार आप नाम लेकर बताएंगे? कायम कर लिए हैं। कौन कौन से देश हो सकते हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की का तो हम जान रहे हैं।